एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशियान फैमिली वोंट बी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैस्मिन पवेलियन में विंग के कमरे के अंदर वांग जी कांपते हुए विंग को गले लगाए बैठा बिस्तर पर बैठा था। विंग बुरी तरह से कांप रहा था। उसने वांग जी को कसकर गले लगाया हुआ था, जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कोई इतना गंभीर हो सकता है? इतने सारे लोग उसे अपने अंदर चलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसके कपड़ों और बालों में आग, ये अनुभव बहुत डरावना है। विंग सचमुच कांप रहा था। उसके लंबे सुंदर बाल आधे से ज़्यादा जल गए थे। उसके हाथ और कमर पर जलने के निशान थे। जे ने चिंता के साथ कहा, पिताजी, मुझे लगता है हमें घाव का ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा ये गंभीर हो सकता है। मांगजी ने हूँ कहा और विंग को बिस्तर पर लिटाने ही वाला था, लेकिन विंग कांपते हुए बोला, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी विंग को इस तरह देखकर उसका दिल टूट सा गया। उसने विंग को गले लगाया और जैसे कहा, इसी तरह भी करो। जे ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। लान जी ने गार्डों से उसके कमरे से कुछ हर्बल लाने को कहा और कुछ ही मिनटों में वे हर्बल पेस्ट के साथ वापस आ गए। जब विंग के पास गया जे विंग के पास गया और उसके पास बैठा और धीरे से हर्बल पेस्ट उसके जले हुए स्थानों पर लगा दिया। पता नहीं जे विंग के बारे में इतना बुरा महसूस क्यों कर रहा था। विंग को इस तरह देखकर उसका दिल दहल रहा था। वह विंग के साथ नहीं चलते, लेकिन फिर भी उसने विंग को इस तरह कभी नहीं देखा और वह उसे बहुत दुख दे रहा था। विंग के घायल स्थान पर हर्बल पेस्ट लगाने के बाद जय ने विंग को पीने के लिए कुछ औषधि दी। पहले तो विंग ने इसे नहीं पिया, लेकिन बाद में वांग जी ने उसे पीने के लिए दिया और औषधि लेने के बाद विंग धीरे धीरे नींद में चला गया। वांग जी ने कुछ नौकरानियों को विंग को साफ करने और उसे कपड़े पहनाने और राजकुमारों के साथ कमरे से दूर चले जाने का आदेश दिया और कमरे के बाहर इंतजार किया। कमरे के बाहर सिजोई ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि ये अनजाने में नहीं हुआ है, किसी ने योजना बनाई थी। हाइकॉन ने भी सिर को हिलाते हुए कहा, अगर कोई कहे कि यह दुर्घटना है तो यह दुर्घटना होने के लिए बहुत सटीक है। हर्नवेल ने भी सिर हिलाते हुए कहा, किसी ने यह जानबूझकर ही किया है। वान ने कोल्ड टोन में कहा, रात काफ़ी हो चुकी है, इसलिए आप सभी को अपने अपने पवेलियन में वापस जाना चाहिए। एजिन हानुल के हाथों को पकड़े हुए कांप रहा था। वहीं शुआंग ने युवान को उठाया और उसे ले जाने लगा, क्योंकि युवान बहुत रोने के बाद सो गया था। वांग जी एजिन के स्तर पर बैठा और उसके चेहरे को पकड़ा और कहा, डरो मत, इसे एक बुरा सपना समझो और भूल जाओ। उसने एजिन के फोरहेड पर किस करते हुए कहा। एजिन ने अपनी नम आंखों के साथ कहा, कॉन्केवेन विंग, क्या वो ठीक हो जाएंगे? वांग जी ने मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। यदि आप अभी भी चिंतित हैं तो कल वापस आए और विंग की जांच करें। एजिन ने सिर हिलाकर सहमति दी। वांग जी ने उसके सिर को थपथपाया और कहा, अब अपने पवेलियन में वापस जाओ और आराम करो। एजिन ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। कुछ देर बाद सभी राजकुमार अपने अपने पवेलियन में चले गए और वांग जी रात भर वही रहा। वह विंग को अपने सीने से कसकर गले लगाते हुए उसके बगल में सो गया। आज विंग को इस तरह देखकर वांग जी को लगा जैसे वह मरने वाला है। उसका दिल बहुत दुखता है। उसके पास अपनी भावनाओं को समझाने के लिए शब्द नहीं है। वह डरा हुआ है। वह विंग को खोना नहीं चाहता। वह नहीं चाहता। डेजी पवेलियन में सिजोई कोल्ड टोन में बोला, क्या तुमने किसी को देखा मेरी सेकेंड मदर के करीब? सुंदरी चिल्लाई, मैड मैड मैड। वहीं सिजोई ने अपनी भौं उठाते हुए कहा, तो तुमने एक नौकरानी को देखा? सुंदरी ने कहा, यस यस। सिजोई कोल्ड टोन में बोला, जाओ और उस नौकरानी की तरह तलाशी लो।
सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, मैं भी जानना चाहता हूँ। मेरी सेकेंड मदर को चोट पहुँचाने की हिम्मत मेरे अलावा किसमें है? वहीं सुंदरी उड़ते हुए बोली, पागल पागल। इधर लान पैलेस में किंसु अपने कमरे की ओर जा रही थी। वह अभी भी कांप रही थी। यह बहुत डरावना था। वह सच में चौंक गई थी और वह काफ़ी राहत में थी कि वह वांगजी के करीब नहीं है। हर कोई समझ सकता है कि विंग के साथ जो हुआ वह इसलिए है क्योंकि विंग वांगजी की पसंदीदा कॉन्क्यूवाइन है। लेकिन किंसो रुक गई जब उसने योन हिना के कमरे से कुछ आवाज़ सुनी। वह दरवाजे पर झुक गई और सुनने की कोशिश की। योन हिना किससे बातें कर रही थी? वहीं हिना जोर से हंसी और हंसते हुए बोली, दैट विच। उसका चेहरा देखने लायक था। किंसो कांप उठी और वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की। अपने कमरे में चली गई। उसने अपने सामने व्यक्ति को सीधे देखा जो दूसरा राजकुमार था। उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। किंसो ने उसे वो किया और अपनी भौहों को ऊपर उठाते हुए पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं प्रिंस? नोएल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं तो बस ये देखने आया हूँ कि आप ठीक है या नहीं। किंसो ने भी कहा, मैं ठीक हूँ प्रिंस। दरअसल जब मैं अपने कमरे में आ रही थी तो मैंने कॉन्क्यूवाइन हिना की आवाज़ सुनी। वह काफ़ी ज़ोर से हंस रही थी। मुझे लगता है वह इसमें शामिल है। हनुल ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मैं यह बात पिताजी से अवश्य कहूँगा। किंसो ने भी दूसरी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें अब जाना चाहिए। हनुल ने हाँ कहा और वह खिड़की से छलांग लगाकर चला गया। किंसो अपने बिस्तर पर बैठी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने दिल को छूते हुए कहा, क्या वह मेरे लिए चिंतित था? वहीं जैस्मिन पवेलियन में वांगजी खिड़की की ओर चला गया और उसके पास खड़ा हो गया। उसने अपने बालों पर अपनी उंगली फैलाई और खिड़की पर झुक गया। वांगजी ने अपना हाथ ताली में बजाया और तुरंत वेनिंग उसके सामने उपस्थित हुआ। वांगजी ने कुछ नहीं कहा, वह बस खड़ा था, जबकि वेनिंग भी वहीं था। वेनिंग ने अपने पैकेट से कुछ निकाला और वांगजी को दिया। वांगजी ने कोल्ड टोन में पूछा, तुम्हें कुछ पता चला? वेनिंग ने नीचे देखते हुए कहा, आई एम सॉरी किंग। वांगजी ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे विंग को छूने की हिम्मत किसने की? वो गुस्से से चिल्लाया। वांगजी ने फिर पूछा, और मेरा तीसरे बेटे के बारे में? वेनिंग ने शांति से ही उत्तर दिया, सब कुछ सामान्य लगता है। वह किसी भी चीज़ में शामिल नहीं है। लेकिन उपपत्नी विंग का तोता डेजी पवेलियन के आसपास बहुत उड़ता दिखाई देता है। वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, योन परिवार के गलत कामों के सारे सबूत इकट्ठा करो। अब समय आ गया है कि मैं अपने संदेह को सही साबित करूं। तभी वेनिंग ने थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहा, लेकिन योन परिवार के पास साम्राज्य की बहुत अधिक शक्ति है। वेनिंग अपनी बात कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही वांगजी ने उस पर ठंडी नज़र करते हुए कहा, और मैं सम्राट हूँ। वेनिंग झुका और कहा, आप क्या कह रहे हैं महाराज? वांगजी ने कोल्ड टोन में कहा, आप जाओ। वेनिंग झुका और एक सेकेंड के भीतर वहां से गायब हो गया। अगली सुबह विंग आईने के सामने खड़ा होकर भावहीन भाव से आईने को देख रहा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ अपने जले हुए बालों को देख रहा था। उसके बाल सभी में सबसे सुंदर थे। हर किसी के पास इतने सुंदर काले रेशमी चिकने बाल नहीं होते। एंगशी और शुयांग उसके बगल में खड़े थे और चिंतित भाव लिए थे, जहाँ वांगजी सिर्फ उसकी कमर को सहलाते हुए उसके बगल में खड़ा था। वांगजी कुछ कहना चाहता था, लेकिन कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा सुकून होता है। तभी विंग ने शांति से कहा, किस पागल बिच ने किया है? वांगजी ने दृढ़ता से ही कहा, मैं जानने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। विंग ने अपनी आईज रोल की। विंग ने एंगशी शुयांग की ओर देखते हुए कहा, मेरे लिए एक कंघी लाओ, चाकू और कैंची भी। एंगशी ने सिर हिलाया और वहां से चली गई, जबकि शुयांग भी उसके पीछे पीछे गया। कमरे में केवल विंग और वांगजी मौजूद थे। विंग ने
आईने से वांगजी को देखा और विंग ने पलट कर फिर वांगजी को गौर से देखा। तभी विंग ने वांगजी से पूछा, क्या मैं तुम्हें बदसूरत लगने लगा? वांगजी ने मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वांगजी मुस्कुराया और विंग के गालों पर अपनी गर्म हथेली रख दी। विंग ने उसकी हथेली पर उसकी आंखों को देखा। उन भूरी आंखों में विंग के लिए शुद्ध प्रेम था। वांगजी की आंखों में उन पारदर्शी भावनाओं को कोई भी पढ़ सकता है। वांगजी विंग पर झुका और उसके ओठों, उसके गालों, उसकी नाक पर किस किया। फिर उसकी आंखों, दोनों आंखों और फोrehead पर किस करते हुए उसने कहा, तुम सबसे खूबसूरत हो जो मैंने कभी देखा है। आप सबसे खूबसूरत हो और तुम ही सबसे खूबसूरत हो जिसे मैं देखना चाहता हूँ। उसने विंग के माथे पर किस किया। विंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। विंग का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने वांगजी के मुंह से वो 3 वाक्य सुने। वो सिर्फ कुछ वाक्य नहीं थे, कुछ शब्द, बल्कि वो वांगजी की भावनाएं थी जो विंग के प्रति शुद्ध थी। विंग का दिल उसके मुंह से ये आवाज़ें सुनकर खुश हो गया। उसके होठों पर अपनी सचेत कला के बिना एक मुस्कान थी। विंग, मैं अपने बालों को छाटने वाला था। मुझे पता है कि मैं सबसे खूबसूरत इंसान हूँ। पाउट। फिर उसने कहा, अब ये बहुत छोटे हो गए। वांगजी मुस्कुराया। वहीं वांगजी मुस्कुराते हुए सोच रहा था, तुम्हें यह देखकर अच्छा लगा कि तुम सदमे में नहीं हो। वहीं विंग अपने मन में सोचा, विच, बस अपने पूरे दिन गिनने शुरू कर लो। सिर्फ इसलिए कि मैं चुप रहना पसंद करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई मुझे नुकसान पहुँचा सकता है या मुझे कम आंक सकते हो। मेरी, उसने दर्पण से देखते हुए कहा, मैं अपने आप को देखते हुए कहा, मेरी मुंह कठपुतली बनने के लिए तैयार रहो। तभी एंजी कैंची, चाकू और एक कंघी लेकर कमरे में दाखिल हुई। वो वांगजी के सामने झुकी। विंग आईने के सामने कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह आखिरकार अपने आधुनिक हेयर कट पर चल रहा है। वह अपने छोटे बालों को बहुत पसंद करता था और मॉडर्न युग में वह एक महान हेयर स्टाइलर था। इसलिए उसके बालों पर एक सुंदर बोल्ड स्टाइल देने में कोई समस्या नहीं होगी। विंग ने अपने बालों के जले हुए हिस्सों को काटा और वांगजी उसे चौंक कर देख रहा था। केवल कैंची की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विंग ने अपने बालों को काटा और फिर अपने आप को देखते हुए कहा, यह एकदम सही है। वांगजी विंग को बस ओ में देख रहा था। कमरे में मौजूद हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था क्योंकि विंग बस इतना सुंदर लग रहा था। वह पहले से ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लंबे बाल उस समय के सौंदर्य मानक का हिस्सा है, लेकिन ऐसा लगता है कि छोटे बालों के रूप में एक नया सौंदर्य मानक होने जा रहा है। विंग उन छोटे बालों में 100 गुना अधिक सुंदर लग रहा था। एंशी का तो मुंह ही चौड़ा हो गया। वहीं शुयांग ने कहा, बहुत सुंदर। तभी वांगजी ने कोल्टन में कहा, सभी बाहर निकलो। एंशी और शुयांग ने बो किया और वहां से चले गए, जबकि विंग उसे कंफ्यूज भाव से देख रहा था। वांगजी उसकी ओर गया और एक कुर्सी खींच ली और विंग के बगल में बैठ गया। वांगजी ने विंग की हथेली पकड़ ली और विंग के चेहरे को निहारता रहा। विंग एक गिरे हुए देवदूत की तरह लग रहा था, इतना सुंदर, इतना आकर्षक, अपनी मासूम आंखों और छोटे बालों के साथ इतना मोहक। वांगजी ने उसकी हथेली को चूमा और बोला, मैं जीवन भर आपकी पूजा करना चाहता हूँ। विंग ने उसे अपने और करीब खींचा और बोला, फिर तुम्हें कौन रोक रहा है? उसने ओठों के पास बस बताते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं हूँ। वांगजी अपने आप में बोलता, फक, और उसने अपनी ओठ विंग के ओठ पर रख दिया। दोनों ने एक पैसनेट कर किस करना स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर लैंड पैलेस से हेना अपने शीशे के सामने बैठी थी, जबकि नौकरानियाँ उसके बाल बना रही थी और कोई उसका मेकअप कर रहा था। वह शीशे के सामने बैठी
और उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई अमूल्य चीज अर्जित की हो। उसने अपने चेहरे पर एक इवन मुस्कान के साथ कहा, उस बीच का चेहरा अब देखने लायक होगा। किंग कैसी बदसूरत ओमेगा की ओर देखेंगे भी नहीं। दूसरी ओर इधर जैस्मिन पवेलियन में वांग जी विंग को किस कर रहा था, जैसे कि कोई हंग्री वुल्फ अपनी हीट पे हो। वही उसने विंग की वेस्ट को पिंच किया। विंग ने पेन में मोन किया। वांग जी ने अपनी टंग इनसाइड कर दी विंग के माउथ में और उसे सक और लिख के जा रहा था। उसके हाथ कुछ हेवनली ड्रिंक करने के लिए तैयार थे। वांग जी के हाथ ट्रेवल करके विंग के अपर रूप के अंदर गए और उसने विंग के निपल्स को स्क्वीज किया, जबकि वह विंग के ऊपर था। विंग उसे पुश करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वह फेल हो गया। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जबकि वांग जी की आंखें विंग की गर्दन पर चली गई, फिर उसके चेस्ट पर। विंग की चेस्ट जो ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी मॉइस्ट आईज और रेड पिंकिश लिप्स, ये सब कुछ वांग जी के लिए सब कुछ हार्ड कर रहे थे। वांग जी इस वक्त विंग को पुश करना चाहता था फ्लोर पे एंड खुद को पाउंड करना चाहता था विंग के इनसाइड लाइक अ क्रेजी वुल्फ। वांग जी विंग के चेस्ट पर स्नगल कर रहा था। वहीं विंग ने चकल किया और सेक्सली कहा, क्या मैं इतना खूबसूरत लग रहा हूँ कि आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे? वांग जी ने ग्रोन किया और कहा, विंग मेरे लिए सब कुछ इतना हार्ड मत करो। उसने विंग के क्लॉथ निपल्स को ही वाइट किया। विंग ने आह किया एंड उसने वांग जी के फेस को कप किया एंड उसे अपनी ओर देखने को कहा। वांग जी अपनी डिवाइस से उसे देखा। विंग ने उससे कहा, मेरे मुझसे कुछ दिनों के लिए दूर रहिए। वांग जी ने उससे पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो? विंग ने कहा, आपको बस मुझसे कुछ दिनों के लिए दूर रहना है। आप मेरे पवेलियन में नहीं आ सकते, ना दिन में और ना ही रात में। आपको ऐसे एक्ट करना है जैसे आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। आप मेरे बारे में अब और नहीं सोचना चाहते। उसने वांग जी के नोज पर पैक करते हुए कहा। वहीं वांग जी का तो मिनी हार्ट अटैक आ चुका था। उसने कहा, क्यों? कि अब तो मैं और नहीं चाहते। विंग, यू आर सो बैड। तुम मुझे इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हो, जैसे कि तुमने किसी गंदे कपड़े को फेंक दिया हो सॉप यूज़ करने के बाद। तुम मेरा एडवांटेज ले रहे हो। यू रेडी? वहीं विंग ने अपना चेहरा बनाया और उससे पूछा, आप सच में किंग हैं या कोई इम्पोस्टर? वांग ने कहा, अब तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो। आई गॉट रोब्ड। वहीं विंग कंप्लीटली स्पीचलेस और डम्बाउंडेड था। सच में ये एम्परर की एक्टिंग कितनी पुअर है। किंग ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वह एक गरीब कॉन्क्यूबाइन है जिसके साथ सम्राट ने अब तक सेक्स किया, और यह वह था जिससे उसकी कमर पर कठोर सेक्स के कारण टूट गई थी। और विंग ही सम्राट था जिसने बिना किसी सोचे समझे और बिना उद्देश्य के उसके साथ सेक्स किया। और अब विंग एक ठंडा, स्वार्थी और कमीना सम्राट है जो अपने भविष्य के बच्चे की मदर वांग जी को छोड़ रहा। विंग जो चिल्ला, हाँ। वहीं वांग जी एक सेकंड में चुप हो गया। विंग ने उसके चेहरे को कप किया और कहा, मेरे प्यारे सम्राट, आपको बस मुझे अपने अभिनय की प्रतिभा दिखाने की ज़रूरत है। आपकी एक छुपी हुई प्रतिभा, ताकि आपके प्रति मेरी भक्ति और सम्मान आसमान तक बढ़ जाए। वांग जी ने कहा, सचमुच? विंग ने कहा, आखिरकार हमें कैंड्री को बुलाने के लिए उसे खुश करना होगा। विंग ने मुस्कुराहट के साथ कहा। वांग जी ने भी स्माइल के साथ कहा, मैंने सोचा था कि तुम बहुत इनोसेंट हो, लेकिन तुम तो डेविल हो। विंग ने फिर से इनोसेंट फेस बनाते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाया। वहीं वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाकी की ज़िंदगी मासूम बने रहो और मुझे सारी ज़िंदगी को संभालने दो। विंग ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं मासूम रहूं, तो फिर मुझसे सचमुच दूर रहो अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी के लिए।
वांगजी ने उसकी ओर देखा और कहा अन्यो, और उसकी कमर को गले लगा लिया और झूठा रोते हुए कहा तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। विंग ने कहा गॉस, तुम कितने ड्रामेटिक हो। वहीं मून पवेलियन में सभी राजकुमार एक ही समय पर कमरे से बाहर आते हैं और सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर से कमरे में प्रवेश करते हैं। फिर उसी समय सभी अपने एक पैर को बाहर की तरफ रखते हैं और एक दूसरे को से पकड़े जाने से बचने के लिए थोड़ा सा बाहर झाँकते हैं। वे कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं और फिर बाहर आते हैं और उसी समय वे फिर से अंदर चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो लुका छिपी खेल रहा। जय ने बाहर झाँका, वही किया ने उसे पीछे से धक्का दिया तो जय बाहर आ गया। किया ने झुकते हुए कहा आई एम सॉरी प्रिंस। किया ने मुस्कुराते हुए कहा मैंने ध्यान नहीं दिया। जय ने मुस्कुरा कर कहा कोई बात नहीं। हैकॉन भी कमरे से बाहर आया और उसने कफ किया। जैसे ही हैकॉन कमरे से बाहर आया, हनुअल भी एजेंट के साथ कमरे से बाहर आया। सभी भाई एक साथ खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे हनुअल और एजेंट उन्हें देख रहे थे, क्योंकि जे और हैकॉन विंग को ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसीलिए हनुअल और एजेंट ने नहीं सोचा था कि हैकॉन और जे इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन लगता है वे दोनों भी बहुत प्रभावित हुए थे। तभी हनुअल ने कहा मुझे लगा कि तुम में से दो को वह पसंद नहीं आया। तभी हैकॉन ने जल्दबाजी में कहा मैं उपपत्नी विंग को देखने नहीं जा रहा हूँ। हनुअल ने मुस्कुराहट के साथ कहा मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया। हैकॉन ने कहा तो क्या हुआ। हनुअल हंसा और फिर जे की ओर देखा। जे ने आगे चलते हुए कहा मैं उन्हें कुछ दवा देने जा रहा हूँ। वहीं की यदि जे के पीछे पीछे चल दी। हैकॉन भी जे के पीछे चलते और अपने जुड़वा भाई के किसी और सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। हनुअल बस हंसते हंसते हुए एजेंट का हाथ पकड़ता है और उनके पीछे चल जाता है। उनमें से दो अपनी निजी पालकी में सवार हो जाते हैं और जैस्मिन पवेलियन की ओर बढ़ते हैं, जबकि हनुअल और हैकॉन अपने अपने घोड़ों के साथ आगे बढ़ते हैं। जे ने छोटी खिड़की से बाहर देखा और कहा आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या आप मेरे साथ पालकी पर बैठना चाहेंगे। किया ने मुस्कुराते हुए कहा एक साधारण दासी को राजकुमार के साथ बैठने का अधिकार नहीं है प्रिंस। और उसने मुस्कुराते हुए कहा और आप अल्फा हैं और मैं एक ओमेगा हूँ, इसलिए मेरा आपके साथ बैठना अनुचित होगा। जे ने पाउट किया और अपने मन में कहा ये ऐसे क्यों है, क्या इसे खुशी नहीं होनी चाहिए कि मैं इससे प्यार कर रहा हूँ। वही किया अपनी उलझन में सोच रही थी आखिर ये मुझसे इतना स्नेह क्यों करते हैं। जैस्मिन पवेलियन में वांगजी बिस्तर पर बैठा और विंग को कमर को गले लगा रखा था। विंग अभी अभी नहा कर आया और वांगजी उसे कसकर गले लगा रहा है। तब विंग ने कहा था कि वांगजी को हाल में के समय उससे दूर रहना चाहिए। तब से वांगजी ने उसे छोड़ा ही नहीं। जब वह नहाने गया तो उसने देखा एंगशी विंग के बालों को पोंछते हुए अल्फा की ओर प्यार भरी नजरों से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा अब तुम्हें जाना चाहिए एंगशी। एंगशी ने नोट किया और वहाँ से चली गई। वांगजी विंग की कमर को गले लगाए हुए था जैसे एक छोटा बच्चा हो। विंग ने उसकी ओर देखा और कहा ऐसे बर्ताव करना बंद करो जैसे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वांगजी ने उसे डार्क नजर से देखा। उसने कहा क्यों। वांगजी ने डार्क आइज को देखते हुए कहा मुझे छोड़ने के बारे में कभी सोचना भी मत विंग, कभी भी नहीं। उसने विंग के होठों को रफली वाइट किया। विंग ने आह की और उसके होठों से ब्लड आ गया। वहीं वांगजी उसके विंग के लिप्स को सक करने लगा और फिर उसकी ओर देखा और कहा मुझे अपराधी को खोजने के लिए तुमसे दूर रहने की जरूरत नहीं है विंग। विंग ने पाउट किया और कहा लेकिन मैं कुछ मज़े करना चाहता हूँ किंग। मैं देखना चाहता हूँ कि वह इस गंदगी से कितने लंबे समय तक खेल सकती हैं। प्लीज़। उसने अपनी पियर दिखाते हुए कहा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
वांग जी ने असहायता से बोला, मुझे पपी जैसी आंखें क्यों दिखा रहे हो? विंग खिलखिला उठा। उसने वांग जी के गालों पर किस करते हुए कहा, आप सबसे अच्छे हैं किंग। वहीं वांग जी ने सीरियसली कहा, तो मुझे सबसे अच्छा उपहार नहीं मिलना चाहिए? विंग ने गल्प किया और अपने आप में बोला, मैं फिर से इस लोमड़ी के जाल में फंस गया। वहीं वांग जी के चेहरे पर गर्व की भरी मुस्कुराहट थी। विंग वांग जी की लैब में बैठा हुआ था और धीरे धीरे मौन कर रहा था और अपने ही हैंड को वाइट कर रहा था, जबकि हेम्प्रर उसे सक कर रहे थे। वह उसके निपल्स को ऐसे सक कर रहे थे जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी हो। विंग बस मौन किया जा रहा था। वह विंग के निपल्स को रफली सक कर रहे थे और दूसरे निपल के साथ खेल रहे थे। उसे विंग के निपल पर उसने विंग के निपल पर अपनी जीभ घुमाई और उसके साथ एक गहरी नज़र का संपर्क बनाया। विंग शर्मा गया और दूसरी ओर देखने लगा, लेकिन वांग जी ने विंग के निपल को काट लिया ताकि फिर से वह उसकी ओर देखे। विंग ने वांग जी की ओर देखा, जो उसे देख रहा था। वांग जी ने विंग के एक निपल को अपने मुंह से बाहर निकाला और फिर दूसरे फिर से अंदर की ओर धकेला, जिससे विंग बेहद शर्मा गया और कामुक ढंग से कराने लगा। विंग ने अपनी आईज रोल की। वहीं वांग जी ने उसके निपल को पॉप की ध्वनि के साथ छोड़ दिया। वांग जी ने विंग की ओर देखते हुए कहा, हमने इतना समय एक साथ बिताया और हमने ये कितनी बार किया, लेकिन तुम अभी भी सेंसिटिव हो। उसने विंग की गर्दन को शक किया और विंग ने सिर्फ मौन किया। विंग ने वांग जी के कंधे पर अपने हाथ रखते हुए कहा, किंग, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुमसे दूर रहने के लिए राजी हुआ हूँ, तो क्या मेरे डियर को मुझे पूरी तरह से पुरस्कृत नहीं करना चाहिए? वहीं विंग ने मौन किया। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक ने सम्राट और कॉन्क्यूबाइन के बीच तनावपूर्ण स्थिति को बिगाड़ दिया। विंग वांग जी की गोद से उठा और अपना कपड़ा ठीक किया और अपनी नम आंखों को भी पोंछा और जल्दी से अपने चेहरे पर कुछ क्रीम्स लगाई। वहीं वांग जी ने मुंह बनाया और विंग की ओर कराते हुए देखा, जबकि विंग उसे ग्लेयर कर रहा था। वांग जी बड़बड़ाया, विंग मुझसे प्यार नहीं करता। विंग ने उसे घूरा और उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहा। वांग जी ने कोल्ड टोन में कहा, अंदर आओ। दरवाजा खुला और छोटे छोटे बच्चे खरगोश की तरह दिखा, जो तेजी से अंदर भागा और एक पल में विंग के गले लग गया। और एजिन और इवान थे। विंग यह देखकर हंसा कि ये दो छोटे खरगोश बच्चे उससे कितना प्यार करते हैं। वह उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया, उनकी नम आंखों को पोंछा। इवान सचमुच रो रहा था, जबकि एजिन खुद को नियंत्रित करने में सक्षम था। वे बहुत डरे हुए थे कि क्या होगा अगर उनके आइन को कुछ हो गया। एजिन अंतर्मुखी है, वह अपने आप में ही सिमटा रहता है, लेकिन अनजाने में विंग ने एजिन के दिल में उसके लिए एक बड़ी जगह बना ली है। विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, तो रो मत प्रिंस। एजिन ने विंग को गले लगाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि आप ठीक है कॉन्क्यूबाइन विंग। वहीं युवान ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, आइन। विंग मुस्कुराया और दोनों ही खरगोश के बच्चों को गले लगा लिया। वहीं वांग जी उनकी ओर प्यार से देखते हुए बोला, धीरे से मुस्कुराया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह इनकी माँ है। दूसरी बार दरवाजा खुला और इस बार जे और सिजोई दोनों अंदर आए, जो एक दूसरे को घूर रहे थे, जिसे वो भाई नहीं बल्कि कट्टर दुश्मन हो। ऐसा क्यों है? खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर दो भाई लड़ते हैं तो दो कारण होते हैं, पहला लड़की और दूसरा संपत्ति, और इसीलिए हाँ, उनमें से दो लागू होते हैं। वहीं जे गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहा, अपने मन में सोचा, इसका मीनिंग कि उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई। वहीं सिजोई उसे घूरते हुए अपने मन में सोचा, अपनी इच्छा की आग में जलकर मर जाओ कमीने।
चलिए फ्लैशबैक में जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जब पालकी गेट के सामने रुकी तो जय पालकी से नीचे उतरा और अपना शरीर फैलाया। किया की ओर देखकर मुस्कुराया। किया भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। 4 राजकुमारियां और उनके पीछे सेविकाएं उनका पीछा कर रही थी, लेकिन अचानक किया ने अपना संतुलन खो दिया और वह गिर पड़ी। वह जमीन पर गिरने ही वाली थी, लेकिन किसी ने उसे सही समय पर बचा लिया। किया ने सिजोई के हाथ को दबाते हुए सोचा, मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ। वही जे सिजोई को घूर रहा था और सिजोई किया को एक पंखुड़ी की तरह पकड़े हुए था। किया ने अपनी आंखें खोली और वह जल्दी सिजोई से दूर हुई। उसने तुरंत झुकते हुए कहा, मुझे मेरे इस बिहेव के लिए क्षमा करें प्रिंस। सिजोई ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। वैसे इस खूबसूरत ओमेगा का नाम क्या है? किया ने मुस्कुराते हुए कहा, किया प्रिंस। वहीं जे क्रोध में अपनी मुट्ठियां भेजने और अपने मन में सोचा, वह इस पर क्यों मुस्कुरा रही है। वहीं जे जेलसी ओवरलोड हो रही थी और उसने अपने मन में सोचा, क्या ये मुझसे ज़्यादा सुंदर लगता है। जय ने गुस्से में अपने पैर पटकते हुए जाते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। सिजोई ने अपनी आईज रोई थी। वहीं किया ने कंफ्यूज होकर अपने मन में सोचा, अब इसे क्या हुआ। और इधर पवेलियन के मुख्य रास्ते पर हाईकॉन की नज़र किसी पर पड़ती है और वह जल्दी से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि अन्य 4 अंदर चले गए। तो फ्लैशबैक एंड हुआ। सभी राजकुमार क्रमशः अपने पिता के सामने झुके और तुरंत उनकी नज़र विंग पर गई। विंग ने अजीब तरह से मुस्कुराया, वह यह महसूस करते हुए कि सभी की नज़र उस पर है। सभी उसे आश्चर्य से देख रहे थे। कोई भी व्यक्ति इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना सुंदर, इतना सुरुचिपूर्ण, बस वाव वाव की तरह लग रहा है। हनवल ने धीरे से फुसफुसाहट में कहा, ब्यूटीफुल। वहीं वांगजी फोन हो गया। सभी राजकुमार विंग को आश्चर्य से देख रहे थे। वे सब शर्मा गए और दूसरी ओर देखने लगे। ठीक वैसे ही एक प्रेमी की तरह नहीं थे जो अपने अलौकिक प्रेमी को देख रहा हूँ, लेकिन वे उस सबसे सुंदर और आकर्षक व्यक्ति को देखकर शर्मा रहे थे जिसे उन्होंने अभी देखा था। कभी कभी जब हम कुछ सुंदर देखते हैं, इतना सुंदर कि हम उसे अपने जीवन में बाकी हिस्सों के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं, तो हम उसे देखकर धन्य महसूस करते हैं। और राजकुमारों के साथ भी यही स्थिति थी। वे ऐसी सुंदर देवी को देखकर बहुत धन्य महसूस करते थे। वे विंग की प्रशंसा कर रहे थे जैसे एक बच्चा अपनी माँ की प्रशंसा करता है। भले ही उनकी माँ बदसूरत हो, लेकिन उनके लिए माँ दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति है। वे अपने जीवन के हर सेकंड में अपनी माँ की प्रशंसा करना चाहते हैं। वहीं युवन ने विंग के बालों को स्पष्ट करते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो आइंग। एजिन ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। एजिन ने भी अचंभित रूप में ही कहा, बहुत सुंदर। हानवल ने मुस्कान के साथ कहा, ओ पत्नी विंग इस साम्राज्य की सामाजिक तितली हो सकती है। वहीं हैकवान विंग की ओर देखते हुए देंग की ओर ही देख रहा था। जे भी फुसफुसाहट से मैं बोला, मैं क्या कहने जा रहा था। उसने मन ही मन में खुद को थप्पड़ मारा। वहीं सिजोई विंग की ओर आते हुए बोला, आप सच में सुंदर लग रही हैं सेकंड मदर। सिजोई ने विंग की ओर अपना हाथ ऑफर किया और विंग ने उसके हाथ को एक्सेप्ट किया। वहीं वांगजी उनकी ओर चिल जैसी निगाहों से देख रहा था। सिजोई ने विंग के हाथों पर किस किया। वांगजी उठा और उसने तुरंत विंग को उसकी कमर से अपनी ओर खींचा और कोल्ड टोन में कहा, मेरे अलावा किसी को भी इसे छूने की इजाजत नहीं है। सभी राजकुमारों ने सिर हिलाया और वे वांगजी को देख रहे थे। वे विश्वास नहीं कर सकते कि उनका पिता विंग का इतना गुलाम है। वांगजी विंग को कितना प्यार करता है और उससे कितना प्यार करता है। रॉयल में ये वास्तव में अलग कहानी है, क्योंकि रॉयल में ये वास्तव दुर्लभ था। सिजोई ने मुस्कान के साथ कहा, मैं यह कह सकता हूँ कि मेरी तो सेकंड मदर साम्राज्य में सबसे सुंदर है। वह विंग ने उसकी ओर पाउट करते हुए कहा, मुझे दूसरी माँ कहना बंद करो, मुझे ये ओल्ड बना रहा है, जबकि मैं सिर्फ 19 साल का हूँ। तो सिजोई ने उसकी ओर देखते कहा, तो फिर मैं आपको क्या कहूँ, क्या मैं आपको ब्यूटी कहूँ।
सिजोई ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग जी उसकी ओर घूरते हुए कहा, हिम्मत मत करना। सिजोई ने कहा, तो फिर विंग? वांग जी उसकी ओर घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वहीं विंग अपने मन में सोचता है, ये सालू सींग वाला सम्राट। वहीं हैनवल अपनी हंसी को दबा रहा था और हैकवान अपने मन में सोच रहा था, सचमुच? सिजोई ने विंग की ओर देखते हुए कहा, तो फिर सेकंड मदर को ही तय करने दीजिए कि मुझे उन्हें क्या बुलाना चाहिए। विंग ने कहा, उसने सोचते हुए कहा, मुझे बुलाओ तुम ब्यूटी। उसने अंग्रेजी में कहा। सिजोई ने कहा, ब्यूटी? विंग ने कहा, बिल्कुल यही। फिर वांग जी ने पूछा, इसका क्या मतलब है? विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है इसका मतलब। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय। प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। बाय।